हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास तक हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़ लिए थे एक बार मैं आपको रिवाइज़ करवा देता हूँ। मैंने आप लोगों को बताया था कि एयर में कौन कौन से गैसेस प्रेजेंट होते हैं, और उसमें मैंने आपको बताया था कि एयर में जो गैसेस प्रेजेंट होते हैं उन गैसेस का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। जैसा नाइट्रोजन बता दिया था मैंने आपको, ऑक्सीजन बता दिया था आपको। आज की क्लास में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि वाटर वेपर का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर वेपर इन आवर लाइफ। मतलब एयर के अंदर वाटर वेपर जो प्रेजेंट हैं उनका क्या काम होता है। अब लास्ट क्लास तक हमने ऑलरेडी ये पढ़ चुके हैं, हम जान चुके हैं कि वाटर वेपर हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट तो होते हैं, लेकिन इसकी मात्रा जो है वो अलग अलग होती है। कहीं पे ज़्यादा वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं, कहीं पे कम वाटर वेपर प्रेजेंट होते हैं। ये सीजनल भी डिपेंड करते हैं, सीजन के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। कहीं पर वाटर वेपर जैसे सपोज करो रेनी सीजन है ना, तो रेनी सीजन में वाटर वेपर की मात्रा एयर के अंदर ज़्यादा होती है। वहीं अगर आप देखो ड्राई सीजन में तो वाटर वेपर की मात्रा बहुत कम होती है। तो एयर के अंदर वाटर की मात्रा कितनी ज़्यादा होती है या कितनी कम होती है वो उसके सीजन के ऊपर डिपेंड करता है ना। तो फर्स्ट लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर इज नॉट फिक्स। यानी वाटर वेपर की मात्रा एयर में फिक्स नहीं होता। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। इन कोस्टल एरियाज द एयर हैज़ ग्रेटर परसेंटेज ऑफ वाटर वेपर। जहाँ पर कोस्टल एरियाज होते हैं, नमी वाले एरियाज, वहाँ पर वाटर की मात्रा एयर के अंदर ज़्यादा होती है। वहीं आप ड्राई सीजन में चले जाओ तो वहाँ पर वाटर वेपर की मात्रा बहुत कम होती है। जैसे राजस्थान में चले जाओ बेटा, तो राजस्थान में वाटर वेपर की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो ये वेरीज करता है वाटर वेपर की मात्रा कि कहाँ पर ज़्यादा है और कहाँ पर कम है। नेक्स्ट आता है डस्ट एंड स्मोक। डस्ट मतलब धूल और स्मोक मतलब धुआं, एज यू नो। तो अब डस्ट और स्मोक का भी बेटा, अब जैसे कि आपको पता है जहाँ गाड़ियाँ चलेंगी, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ जहाँ चलती हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल प्रोड्यूस होता है, वहाँ पर ज़्यादा स्मोक भी प्रोड्यूस होता है। सिमिलरली जहाँ पर फैक्ट्रीज़ लगे हुए हैं, बहुत सारी फैक्ट्री जहाँ पर लगी हुई है वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा धुआं प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एयर के अंदर डस्ट और स्मोक भी अलग अलग हो सकते हैं। यानी जगह टू जगह डिपेंड करता है कि कौन सी जगह पर एयर की क्वालिटी को हम ले रहे हैं। अब ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर फैक्ट्री है, तो वहाँ पर आपको दुनिया भर के एयर के अंदर दुनिया भर के स्मोक्स दिखाई दे देंगे। लेकिन ऐसी जगह पर चले जाओ जहाँ पर फैक्ट्रीज़ हैं ही नहीं, जैसे गांव वाले एरिया में चले जाओ, वहाँ पर खेती ज़्यादा होती है, साथ में वहाँ पर कोई आसपास कोई फैक्ट्री नहीं होती, तो वहाँ पर स्मोक की मात्रा बहुत ही कम होती है। तो क्या मतलब है, इसमें क्या एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है। हैव यू एवर सीन स्मोक कमिंग आउट ऑफ द एग्जॉस्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स। क्या आपने कभी ये देखा है कि ऑटोमोबाइल्स मतलब गाड़ियाँ होती हैं, गाड़ियों से कैसे धुआं निकलता है। When fuel like petrol, diesel burn, they produce smoke। वो फ्यूल्स जैसे पेट्रोल हो गया या डीजल हो गया, जब हम उसको जलाते हैं या गाड़ियों में डालते हैं तो वहाँ से बेटा धुआं प्रोड्यूस होता है। You must have seen या you must have noticed smoke coming out of tall chimney in the factories। चिमनी तो आप लोग जानते ही हो, चिमनी से कैसे धुआं बाहर की तरफ निकल रहा होता है। Smoke coming out from chimney and exhaust of automobiles contain harmful gases and dust particle। जो धुआं निकल रहा है उसमें बहुत हार्मफुल गैसेस प्रेजेंट होती है, वो हमारे एटमॉस्फेयर को, हमारे वातावरण को बिल्कुल ख़राब कर देते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बेटा हमें ऐसे एयर से दूर रहना चाहिए जो इस तरह की चीज़ों को प्रोड्यूस करता है, मतलब इस तरह के हार्मफुल गैसेस को प्रोड्यूस करता है, स्मोक को प्रोड्यूस करता है। और इवन यू मस्ट ऑल्सो कीप अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ एयर्स। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा होगा पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हुआ था, हम लोग के स्कूल की छुट्टियां भी हो गई थी, हुई थी कि नहीं। तो यानी कि क्यों हुआ ऐसा, ऐसा इसलिए हुआ कि बहुत सारा धुआं या बहुत सारा पॉल्यूटेंट हमारे एयर के अंदर मिक्स हो गए,
जिसके कारण हम सांस नहीं ले सकते थे, सांस लेने में हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए स्मोक और डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं, हमारे एयर को खराब कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम लोग। सी, ये वही चीज़ बताने की कोशिश कर रहा है जो मैंने अभी आपको समझाया था कि कैसे स्मोक जो है बेटा वो हमारे एटमॉस्फेयर को हार्म करता है। आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा और सेम वही चीज़ें हैं जो मैंने अभी आपको समझाया। नाउ चेक पॉइंट 2 पर आते हैं। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन, नेम द कंपोनेंट ऑफ एयर विच हेल्प इन बर्निंग। एयर का उस कंपोनेंट का नाम बताओ जो बर्निंग में हेल्प करता है। मैंने आपको क्या बताया था, याद कीजिएगा जरा। पहले का आंसर होगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन बर्निंग में हेल्प करता है। सिमिलरली दूसरा बी पार्ट में आ जाते हैं, विच इज़ यूज टू मेक फर्टिलाइजर। एयर के अंदर वो कौन सा कंपोनेंट प्रेजेंट है जो फर्टिलाइजर की तरह वर्क करता है, तो द आंसर इज नाइट्रोजन। तो दूसरे का आंसर आप क्या लिखेंगे, नाइट्रोजन। तीसरा, विच इज एक्सटिंग्यूश फायर, यानी ऐसे कंपोनेंट का नाम बताओ जो आग बुझाने के काम में यूज़ किया जाता है। तो आग बुझाने के लिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज द सी का जो आंसर है वो होगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए पहले का आंसर हुआ ऑक्सीजन, O2 या ऑक्सीजन आप लिख दीजिए। दूसरे का आपका आंसर होगा बेटा नाइट्रोजन। तीसरे का होगा कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है कि नेम द गैस यूज बाय ग्रीन प्लांट टू मैन्युफैक्चर देयर फूड। मतलब उस गैस का नाम बताइए जिसका इस्तेमाल प्लांट्स अपना खाना बनाने के लिए करते हैं। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। देखा फोटोसिंथेसिस जब मैं आपको समझा रहा था तो उसमें बताया था ना कि फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट फूड को गेन करता है, मतलब फूड बनाता है, गेन नहीं करता, फूड बनाता है विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो खाना कौन बना रहा है, खाना बेटा दो चीज़ें बनाती हैं, एक हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा हो गया वाटर। तो वाटर की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं, वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट द कार्बन डाइऑक्साइड। तो सेकंड का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, नेम द गैस रिलीज बाय ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मेकिंग देयर फूड। मतलब प्लांट कौन सी गैस रिलीज करता है जब खाना बना लेता है वो, उसके बाद वो कौन सी गैस को रिलीज करता है। तो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑक्सीजन। कौन सी गैस रिलीज करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो तीसरे का आंसर है बेटा ऑक्सीजन। ओके, नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर हम लोग पढ़ते हैं, क्या बताने की कोशिश कर रहा है। हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल इन प्लांट्स लिविंग इन द सॉइल। अब यहाँ पर एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछ दिया इसने, मतलब टॉपिक में ही क्वेश्चन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि प्लांट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए जीवित रहने के लिए, तो प्लांट को ऑक्सीजन सॉइल से कैसे मिलता है। तो इसका मतलब यही है, हाउ डज ऑक्सीजन बिकम अवेलेबल, मतलब प्लांट के लिए ऑक्सीजन सॉइल में कैसे अवेलेबल रहता है, होता है या रहता है। तो आइए इसको पढ़ते हैं। यू नो दैट प्लांट नीड एयर टू ग्रो। प्लांट टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन but does the soil in which the plant grow contain air। इसका क्या मतलब है कि प्लांट को ग्रो करने के लिए एयर की जरूरत होती है। क्या चाहिए, एयर चाहिए। और वो प्लांट ऑक्सीजन कब लेता है, जब वो रेस्पिरेशन करता है। तो प्लांट्स टेक इन ऑक्सीजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, यानी रेस्पिरेशन के समय प्लांट को ऑक्सीजन चाहिए। तो क्या क्वेश्चन क्या पूछता है कि ऑक्सीजन या एयर सॉइल में प्रेजेंट होते हैं।
यानी प्लांट को ग्रो करने के लिए जो ऑक्सीजन या एयर चाहिए वो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं? तो आंसर है यस। हाँ, एयर जो है उस सॉइल में प्रेजेंट होता है। सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं बेटा, उनके बीच में ना थोड़ा सा गैप होता है। जो डस्ट पार्टिकल है, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में गैप होता है और उस गैप में ऑक्सीजन भरे हुए होते हैं। तो वो यही कहता है कि द एयर इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स, यानी सॉइल पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होता है। नाउ द प्रेजेंस ऑफ एयर इन द सॉइल कैन शोन बाय एडिंग वाटर टू ड्राई सॉइल। अब इसका बेस्ट एग्जांपल आप देख लीजिए, कहीं पे सूखा मिट्टी रखा हुआ है, उसमें आप पानी डालिए, आप देखेंगे झरझराहट सी आवाज़ आएगी, है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेस प्रेजेंट था किसमें, सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस प्रेजेंट था, आपने सॉइल में पानी डाल दिया तो वो ऑक्सीजन बाहर की तरफ निकल के आना स्टार्ट हो जाता है और वही हमें बबल्स के फॉर्म में दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में एयर प्रेजेंट होता है। हैव यू नोटिस सम इंसेक्ट और एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म मूविंग इन द सॉइल? क्या कभी आपने इंसेक्ट्स को या अर्थवॉर्म को सॉइल के अंदर एंटर करते हुए देखा है? तो यस, देखा ही होगा। बरसात में देखो आप किस तरह से सॉइल के अंदर ये अर्थवॉर्म पाए जाते हैं, है ना। दे टेक एयर प्रेजेंट इन द सॉइल फॉर रेस्पिरेशन। अब अगर सॉइल के अंदर बेटा एयर प्रेजेंट नहीं है तो ये ऑर्गेनिज्म कैसे जीवित रह सकते हैं? ये जीवित तो रह ही नहीं सकते। तो ऐसा कहा जाता है, ऐसा होता भी है कि एयर सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होते हैं और वही एयर एनिमल्स और प्लांट लेते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट पर देखते हैं क्या कहता है। एक दो फ्रेंड हैं, वो दोनों बात करते हैं। क्या बात करते हैं देखिए, डू यू नो दैट अर्थवॉर्म्स आर कॉल्ड फ्रेंड ऑफ फार्मर्स? अर्थवॉर्म को फार्मर का दोस्त कहा जाता है, क्या आप जानते हैं? यस, अर्थवॉर्म इज अ फ्रेंड ऑफ फार्मर्स। तो कैसे पता लगा? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, अभी शायद हो सकता है आपके चेक पॉइंट में आ भी जाए। अर्थवॉर्म मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सॉइल मेकिंग स्पेस फॉर एयर टू मूव इन एंड आउट ऑफ द सॉइल। जब अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर एंटर करता है तो सॉइल के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस आ जाता है जहां पर एयर ट्रैप हो जाते हैं। ट्रैप मतलब वहां पर एयर घुस जाते हैं। जब देखो अर्थवॉर्म ऊपर नीचे आएगा, आगे पीछे जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा, तो आपको साफ साफ पता चल जाएगा कि भाई उसके जो पार्टिकल स्पेस तो हो ही जाएगा। जब अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर जाएगा, फिर कभी बाहर आएगा, इधर उधर मूव करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो स्पेस बनाकर ही एक जगह से दूसरी जगह पर जाएगा। तो वो जो स्पेस अर्थवॉर्म बनाता है उस जगह पर एयर एंटर कर जाता है। क्या एंटर कर जाता है? एयर एंटर कर जाता है। तो दिस एयर इज यूज बाय ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सॉइल फॉर रेस्पिरेशन। अब वो एयर जो सॉइल के अंदर एंटर कर गया वो प्लांट्स के लिए या एनिमल्स के लिए अवेलेबल हो जाता है। इसी तरह द एक्सक्रीटा और द वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ अर्थवॉर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द सॉइल फॉर प्लांट्स टू ग्रो। जो अर्थवॉर्म हैं वो कुछ अपना वेस्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, खाएंगे तो कुछ वेस्ट प्रोडक्ट तो निकालेंगे ही, उसको एक्सक्रीटा कहा जाता है। ठीक है बेटा। और वो एक्सक्रीटा के अंदर इतना न्यूट्रिएंट्स होता है कि प्लांट के लिए वो न्यूट्रिशन बहुत फायदेमंद है। यानी वो न्यूट्रिशन प्लांट गेन करता है तो इजीली ग्रो कर सकता है। तो यानी आप कह सकते हो कि देखो हमारा जो अर्थवॉर्म है वो फार्मर्स के लिए, देखो प्लांट ग्रो कर रहा है उसी अर्थवॉर्म के कारण, तो फार्मर्स का क्या हो गया? अर्थवॉर्म फ्रेंड हो गया। नंबर 1 कैसे फ्रेंड हुआ? इसके 2 रीजन हुए। पहला क्या बताया मैंने कि भाई अर्थवॉर्म सॉइल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करता है जिसके कारण सॉइल के अंदर ऑक्सीजन घुस जाता है और वो ऑक्सीजन प्लांट्स के ग्रो करने के लिए, प्लांट को ग्रो करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
होता है कि नहीं। सिमिलरली उसका जो वेस्ट प्रोडक्ट है, अर्थवॉर्म का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी प्लांट के लिए बड़ा यूजफुल है। तो यानी कि फार्मर्स के लिए तो ये बहुत अच्छा दोस्त बन गया, प्लांट को ग्रो करने में वो हेल्प कर रहा है। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि हाउ डज एयर बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स लिविंग इन वाटर। पानी के अंदर जो एनिमल्स रहते हैं उनको कैसे ऑक्सीजन मिलता है, कैसे उनको ऑक्सीजन मिलता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो एयर एनिमल्स लिविंग इन वाटर यूज द एयर डिजॉल्व इन वाटर, यानी कि जो एयर वाटर के अंदर प्रेजेंट है वो एयर एनिमल्स एब्जॉर्ब करते हैं। वो हमें पता कैसे चलेगा कि ऑक्सीजन है कि नहीं है? तो इसके लिए आप एक्टिविटी कीजिए। एक कटोरी लीजिए, उस कटोरी में आप पानी डालिए और उस पानी को आप उबालिए, बॉयल करो। यू विल सी बबल्स ऑफ वाटर इज कमिंग आउट, है ना। और वो बबल्स के अंदर ऑक्सीजन गैस भरी हुई होती है, वो बाहर की तरफ आनी स्टार्ट हो जाती है। तो एक्टिविटी 7 में क्या कहता है कि पोर सम वाटर इन अ बीकर और ग्लास वेसल। कोई भी ग्लास का बर्तन है, उसमें आप एक गिलास पानी लीजिए या कटोरी ले लो, कटोरी में पानी ले लो। आस्क द एल्डर टू हीट इट, अपने बड़ों से कहो कि इसको थोड़ा सा गर्म करें। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपको क्या दिखाई देगा? डू यू सी सम बबल्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ वेसल्स। आपको बर्तन के निचले हिस्से पर कुछ बबल्स दिखाई दे रहे हैं। तो वो बबल्स आए कहां से? वेयर डज द बबल कम फ्रॉम? इसका मतलब ये हुआ कि वो बबल्स कहां से आए? द बबल्स दैट आर सीन कम फ्रॉम एयर विच डिजॉल्व इन ऑक्सीजन। यानी जो बबल्स आए उस वेसल के बॉटम पर नीचे की तरफ, वो बबल्स हैं जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजॉल्व है, वही बबल्स के फॉर्म में बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कह सकते हैं हम इजीली कि वाटर के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होता है और वही ऑक्सीजन प्लांट लेता है और इजीली ग्रो कर सकता है। ठीक है, अपना सारा मतलब जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो ये एनिमल्स ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर जो डिजॉल्व होता है वहाँ से वो ऑक्सीजन लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है कि हाउ डज एयर बिकम अवेलेबल टू एनिमल्स लिविंग अंडर द अर्थ सरफेस। वो एनिमल्स जो जमीन के अंदर रहते हैं उनको कहाँ से ऑक्सीजन मिलता है? तो मैंने ये इसके बारे में तो आपको बता ही दिया है बेटा कि वो एनिमल्स जो ज़मीन के अंदर रहते हैं उनको ऑक्सीजन मिलता है जो ऑक्सीजन सॉइल के अंदर प्रेजेंट होता है, वहाँ से वो एनिमल्स ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। तो एनिमल्स, वॉर्म्स एक्सेट्रा लिविंग बिलो द अर्थ सरफेस आर एबल टू ब्रीथ इन एयर प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन। उनका जो स्किन है, वो एनिमल्स का जो स्किन होता है वो मॉइस्ट होता है। मॉइस्ट का मतलब होता है गीलापन। अब ऑक्सीजन उस चिपचिपे एनिमल्स के बॉडी के या स्किन के ऊपर आके चिपक जाते हैं और डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू, एक प्रोसेस होता है डिफ्यूज़न, ठीक है, वो आप पढ़ोगे अभी, अगर इसमें होगा तो मैं बताऊंगा। डिफ्यूज़न प्रोसेस के थ्रू ऑक्सीजन जो है उसकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट क्लास में मैं ये पूरा आपको समझाऊंगा और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर भी करवाऊंगा। तो टुमारो आई विल टीच दिस पेज, और अभी तक आप लोग मुझे नोट्स बनाकर भेजेंगे जहाँ तक मैंने आपको पढ़ा दिया, चेक पॉइंट भी करेंगे। ठीक है, चलो, हैव अ नाइस डे टू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, बी सेफ और पढ़ाई करेंगे। थैंक यू।